हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे फर्स्ट है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। ठीक है, इसी प्रकार लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला। और ये जो है मूल भौतिक राशि है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती हैं तो किए गए कार्य कितनी है। तो देखिए यहाँ पे F बराबर कितना है, 1 न्यूटन। ठीक, उसके बाद जो है D बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे W, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में किया गया कार्य। वर्क बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में किया गया कार्य, यानी W बराबर F×D, यानी क्या होगा, तो 1×1। ठीक है, यानी बल गुने बल की दिशा में किया गया कार्य, यानी W बराबर क्या होगा, तो 1 जूल, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कहता कि कौन सा कथन सही है। तो 43 का देखिए डी ऑप्शन। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर G m1m2/r²। ठीक, यानी F बराबर होता है mg, तो mg बराबर होगा G m1m2/r²। ठीक, तो कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जबकि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, m1 m2 पिंड का भार है, यानी यहाँ पे स्मॉल जी समानुपाती 1/r² हो जाएगा। ठीक, यानी किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। वस्तु का भार ऊपर या नीचे जाने पर घटेगा, जबकि आर का मान ऊपर जाने पर बढ़ेगा तथा केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 होगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी अधिकतम। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी अधिकतम होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि सभी स्रोत की ऊष्मा वायुमंडल में जाती हैं, जिससे उसकी ऊष्मा प्रतिदिन बढ़ती जाती है। नेक्स्ट देखिए, गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो स्थिति, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी v² - u² बराबर 2as। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खाली स्थान बल के कारण रुक जाता है। 46 का होगा आपको सी ऑप्शन, यानी घर्षण। तो ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। कहता है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। 47 का डी। तो देखिए, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से सतह तापमान, सतह की प्रकृति, पॉलिश, खुरदरा, काला या सफ़ेद, और पृष्ठ का प्रसार तथा प्रकार सभी पर निर्भर करता है, यानी डी ऑप्शन। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण इसके तापमान, पिंड की प्रकृति और इसकी पृष्ठ के विस्तार, प्रकार, यानी सभी पे। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो सी ऑप्शन, डेसिबल में। तो ध्वनि जो है वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंगें हैं,
इसकी तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। तो यहाँ पे देखिए ई ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। वायु के अपेक्षा किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। पदार्थ का अपवर्तनांक होता है हवा में प्रकाश की चाल बट्टे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तो यहाँ होगा बी ऑप्शन, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो तारे रात को नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश जो है निरंतर अपरिवर्तित होता जाता है। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समयांतरालों में जो भिन्न भिन्न स्थितियों में ही यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है। कहता एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। सी ठोस विलयन। तो देखिए दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठोस में ठोस का विलयन, तो मिश्र धातुएं जैसे पीतल तांबा प्लजत। ठोस में द्रव का विलयन, तो जैसे थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन। गैस में ठोस का विलयन, तो वायु में कपूर का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन, तो जल में एल्कोहल का विलयन। गैस में द्रव का विलयन, तो कोहरा या अमोनिया गैस का जल में विलयन इत्यादि। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा तत्व उपधातु है। कौन सा तत्व उपधातु है। 52 का होगा बी एंटीमनी। तो उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातुओं की कुल संख्या 7 है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, पोलिनियम। ठीक है, तो कौन सा जो है तत्व उपधातु है एंटीमनी। कौन सा तत्व जो है उपधातु है एंटीमनी। तो कहता उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु की कुल संख्या 7 है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, पोलोनियम। नेक्स्ट कहता हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। 53 का सी ई ऑप्शन। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन और एक क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में जो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। फिर कहता कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का है। तो बी ऑक्सीकरण। तो देखिए खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने वाले मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती हैं। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन प्रधान आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 55 का होगा ए 7 से अधिक। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। तो देखिए सी यानी धात्विक गुण में कमी। तो किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर तत्वों के धात्विक गुण में कमी होती है। तो किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर तत्वों के धात्विक गुणों में कमी होती है।
नेक्स्ट कदा पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? 57 का सी फ्लोरीन। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन जो है क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, जैसे CaOCl2 प्लस H2O ये बनाएगा CaOH2 प्लस Cl2। तो यहाँ पे होगा क्लोरीन होगा। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। कहता है बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? तो सी ऑप्शन, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो बेकिंग सोडा सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अल्प विलेय होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बनाने के लिए साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की आवश्यकता होती है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसका उपयोग पेट की अम्लता कम करने की दवा बनाने में, आग बुझाने के यंत्र में किया जाता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए जिप्सम का है CaSO4 × 2H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4 × ½ H2। कहता निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन जो है इसका मुख्य घटक होता है? तो 60 का होगा ए LPG। तो देखिए LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। इसमें 50% ब्यूटेन, 45% प्रोपेन और 5% हाइड्रोकार्बन होता है। तो LPG का मुख्य जो घटक है ये ब्यूटेन है। कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? तो बी यकृत। तो देखिए वसा के पाइसीकरण में यकृत शामिल है। पाइसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके। पायस 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो सामान्य रूप से अमिश्रणीय होता है। नेक्स्ट कहता लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो 62 का होगा ए लार एंजाइम। तो यहाँ पे देखिए लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। एंजाइम का कार्य लाइपेज वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होते हैं। यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पे होगा लार एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहा था मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे होगा बी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय मानव शरीर के ग्रास नली और जो है ग्रहणी के बीच स्थित होता है। इसके ऑक्सिनेटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार के टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। फिर कहता है मानव रक्त के निर्माण के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है? 64 का होगा सी लौह आयरन। तो मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है जिसमें लगभग 92% जल, 8% प्रोटीन, लवण तथा अन्य दूसरे पदार्थ होते हैं जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो लौह और आयरन। फिर है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है 65 का बी 300 ग्राम। तो हृदय एक पेशीय अंग है जो सभी कशेरुकी जीवों में आवृत्त तालबद्ध संकुचन के द्वारा जो है रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक करता है। हृदय का औसत वजन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फिर कहता है ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो 66 का होगा सी कार्ल लैंडस्टीनर। तो देखिए
ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लांडस्टीनर ने सन 1900 में किया था। उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप से संबंधित तत्व रुधिर के लाल रुधिराणु तथा प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लैंडस्टीनर ने मात्र 3 समूह ए, बी, ओ की खोज की थी। बाद में डी क्रिस्टलो तथा स्टुलरी ने चौथे समूह ए, बी का पता लगाया। तो ए, बी, ओ जो है खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। कहा कि कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो ए ऑप्शन कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो किडनी स्टोन को रीनल लिथियसिस या कैलकुली भी कहते हैं, जो अक्सर किडनी से छोटे 2 मिनरल क्रिस्टल के बनने के कारण होती है। सामान्यतः ये क्रिस्टल वृक्क में मूत्र मार्ग तक जाते हैं और वहाँ से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ये स्टोन्स गुर्दे की पथरी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 के बने होते हैं। कहता है कि 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान, तो 68 का देखिए, 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान है आपको सिनेप्स। देखिए, तो न्यूरॉन्स एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संरचना सिनेप्स द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूरे सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी, देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी स्टेपेडियस। देखिए, तो यहाँ पे जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस है। ठीक है, नेक्स्ट। कहता किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए, ये यानी प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। तो प्रोटीन को आमतौर पर शरीर जो सॉस्ट यानी बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर को कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें दूध, चिकन, मछली, अंडा, दालें प्रोटीन के संबंध स्रोत हैं। तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। नेक्स्ट। कहता कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह जल में अघुलनशील होता है एवं स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी होता है। दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो ये है कवकीय। तो देखिए, यहाँ पे जैसे जीवाणु से होने वाले रोग है टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटेनस, ठीक है, कोड, निमोनिया, काली खांसी। जीवाणु से होने वाले रोग टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटेनस, कोड, निमोनिया और काली खांसी। कवक से दाद, गंजापन, दम्मा, एथलीट फुट, ठीक है, और विषाणु से डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना, एड्स। तो कवक से होने वाला है आपको दाद, गंजापन तथा एथलीट फुट। ठीक है, नेक्स्ट। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो बी ऑप्शन शिलालेखों का अध्ययन। तो देखिए, यहाँ पे शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी यानी कंकालों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी और मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी। मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी, कंकालों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। फिर है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो 74 का होगा ए फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में होती हैं, जो इनके मीठेपन के लिए उत्तरदायी है। माल्टोज माल्ट द्रवों, अनाजों, चावल आदि में सुक्रोज, गन्ने में चीनी पाया जाता है।
कहता है कि किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। 75 का होगा बी सरीसृप। तो सरीसृप वर्ग के जीवधारियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कई कारकों द्वारा होती हैं, जिनमें कुछ में यह तापमान के द्वारा होती हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी को रेप्टाइल्स भी कहते हैं, जिनमें सांप, मगरमच्छ, छिपकली आते हैं। पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा है? 76 का डी ऑप्शन। तो देखिए, प्लांट टेक्सोनोमी के अंतर्गत पौधों को 5 समूहों में बांटा गया है। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। नेक्स्ट, तथा महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती हैं? 77 का ए मीथेन। तो शैवाल थेलोफाइट होते हैं, महासागरों में इनकी विशाल मात्रा पाई जाती है, जिसका उपयोग खाने में भी किया जाता है। वैज्ञानिकों ने महासागरों में इसकी विशाल मात्रा से मीथेन के अंतहीन स्रोत उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की है। कहता है कि कौन से पौधे एकलिंगी जो है पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो 78 का होगा सी तरबूज और पपीता। तो तरबूज और पपीता में एकलिंगी पुष्प होता है। एकलिंगी पुष्प के अन्य उदाहरण सरसों, सूरजमुखी इत्यादि। एकलिंगी फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर में से केवल एक ही भाग होता है, जिनमें दोनों पुंकेसर स्त्रीकेसर होते हुए द्विलिंगी फूल होते हैं। एकलिंगी तरबूज हुआ, पपीता, ठीक है, सूरजमुखी, सरसों इत्यादि। कहता पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो ये करती हैं मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकोश से। तो पौधों की जड़ें ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकोशों से प्राप्त करती हैं। कहता है कि कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? 80 का हो जाएगा ए वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। तो वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में वातावरण में निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।